नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। इस देश में दो संसद चल रही हैं। एक तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, सब संसद पर नजर बनाए हुए हैं। एक इससे पहले मुजफ्फरपुर में धर्म संसद हो रही है, जहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ कह रहे हैं कि योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां पर संसद में 10 घंटे इस बात को बहस के लिए दिया गया है कि वंदे मातरम इस देश में लागू किया जाए या फिर ना किया जाए। इन्हीं दो संसदों पर आज सवाल लेकर के हम हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें इस वीडियो में कि हम कुछ सवाल जवाब भी लिए हैं। आपके इतने दिनों की जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उसको हमने शामिल किया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सीधा चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये जो दो संसदें चल रही हैं एक साथ पैरेलल, और अब तो ये लग रहा है सीधा सीधा कि अभी तक भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के या हिंदू बयानों को लेकर साफ बोल रहे थे। अब ये है कि सीधे खुले तौर पर छूट दे दी गई है, जो मन करे वो करो। यूपी में है चुनाव, और चुनाव हिंदू मुसलमान के बिना जीता नहीं जाएगा। संसद में क्या चल रहा है? एसआईआर पर बहस की मांग की गई थी, लेकिन एसआईआर से पहले वंदे मातरम पे बहस चल रही है। अब मुझे कोई ये बताए कि वंदे मातरम पे क्या बहस चल रही है? जी, पहले से वो हमारा राष्ट्रगीत है, हाँ, पहले से शामिल है वो। और बहस कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वंदे मातरम पे। मेरा एक सीधा सवाल है, मैंने ट्विटर पर भी पूछा है कि भाई वंदे मातरम तो भारत में गाया जा रहा था, कांग्रेस की सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लिए एक नया गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों चुना? जी बिल्कुल। क्यों नहीं आरएसएस ने वंदे मातरम का पूरा हिस्सा, चलिए कांग्रेस ने काट दिया, 2 ही लिया, आप पूरा हिस्सा ले लेते, कोटि कोटि कंठ, सारा कुछ आप ले लेते उसमें जी, और उसको गाते अपने यहाँ। आप कह रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और फला और ये लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये बताना भूल जा रहे हैं कि आरएसएस का कोई एक आदमी भी वंदे मातरम का नारा लगाकर फांसी पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, लाठी भी नहीं खाया। 1942 में जब इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे गठजोड़ में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि मैं बताता हूं कि कांग्रेस का यह आंदोलन कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, वहां पर जो है सरकार बनाए बैठे थे, बंगाल में सरकार बनाए बैठे थे। जी जी। आरएसएस के किसी नेता का उदाहरण दे दीजिए जिसने अपनी किताब में वंदे मातरम लिखा हो जी, या वंदे मातरम का एक नारा लगाया हो। अच्छा, आजादी के पहले वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, और आजादी के बाद कई साल तक अपने नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। हाँ। 2 लोग घुस गए, जबरदस्ती तिरंगा फहरा दिया तो उनको जेल भिजवा दिया। जब बेइज्जती ज्यादा हुई तो केस वापस लिया, और उसके बाद तिरंगे का नाटक शुरू किया। उसके पहले कभी तिरंगा नहीं फहराया। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं जी जी, कि जिस दिन हमको आजादी मिली थी, इस देश का बच्चा बच्चा तिरंगा फहरा रहा था। जी बिल्कुल। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, केवल एक ही संगठन था जिसने तिरंगा नहीं फहराया, उसका नाम है हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनको तिरंगा फहराने में उस दिन भी प्रॉब्लम थी। जी जी। संविधान बना तो इनको प्रॉब्लम थी, बाबा साहब का पुतला जला रहे थे जी, आजादी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों से पींगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, और आज इनको अचानक वंदे मातरम याद आ गया है, और 10 घंटे इनको वंदे मातरम पे बात करना है, एसआईआर पे बात नहीं करना है। एसआईआर पे देखिएगा बवाल करवा के संसद बंद करवा दी जाएगी और भाग जाएंगे। जी जी। लेकिन वंदे मातरम पर बिना मतलब का भाषण इनको 10 घंटे देना है जी। 10 घंटे नोक झोंक चलेगी ताकि सोशल मीडिया से बाकी सारे मुद्दे गायब हो जाए। ये इस पर बहस नहीं करवाएंगे कि इन्होंने हमारे पूरा जो एयर सिस्टम था, हमारा हवाई जहाजों का जो पूरा सिस्टम था, इन्होंने कहा था चप्पल वाले जाएंगे वहां पे, वहां जो जाते थे उनको भी चप्पल पे उतार दिया है। सर, इसी में देख लीजिए, हम जुड़े हैं कि इंडिगो पर मुद्दा उठा, संसद में बातचीत शुरू हुई और उस पर स्पीकर साहब ये बोले कि मंत्री जी अभी नहीं जवाब बात। अरे मेरा सवाल तो ये है, जब सरकार के पास एक भी जहाज नहीं है, सब बेच दिया, तो मंत्री है किस बात के लिए? अगर मेरे घर में मान लीजिए पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो मैं प्लम्बर का क्या करूंगा जी। अगर मेरे चैनल पर कोई वीडियो ही नहीं जाना है तो एडिटर का क्या करूंगा? बिल्कुल। तो जब भारत सरकार के पास एक भी जहाज नहीं है, इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, तो मंत्री क्या केवल हमारे आपके पैसे से तनख्वाह लेके अय्याशी करने के लिए है? मंत्री कर क्या रहे हैं? पागलों की तरह लोग भटकते रहे। अब एक से एक चीज खुल के आ रही है कि अमिताभ कांत जो इनके सबसे करीबी थे उनको भेजा गया वहां
आ रहा है कि अडानी जी अब पायलट ट्रेनिंग स्कूल का पूरा ले चुके हैं, तो वो करेंगे कल को। जो डैमेज कंट्रोल भी नहीं है, असल खेल ये है कि ये सब जानबूझ के हुआ है जी। जनता को इतना परेशान जानबूझ के किया गया है कि अडानी साहब का पायलट जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए, और हो सकता है कल को इंडिगो खरीद भी ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस देश में पिछले 4-5 दिन से 6 दिन से लोग पागलों की तरह एयरपोर्ट पे भटक रहे हैं। जिसने फ्लाइट की है पता नहीं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मैसेज जा रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई, और जब वहां जा रहे हैं तो देख रहे हैं फ्लाइट लगी हुई है, मैसेज आ रहा है कि फ्लाइट है और जा रहे हैं तो कैंसिल है। लोगों को सामान नहीं मिल रहा है अपना, लोग हर तरह से परेशान है। सरकार को उस पर बात नहीं करनी है। सरकार को इस पर बात नहीं करनी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनके डेटा को फर्जी साबित कर दिया है, सी ग्रेड दिया है। आपका बच्चा क्लास में सी ग्रेड लेके आया है तो आप उसको डांटते हो, सरकार सी ग्रेड लेके आई है तो खामोश बैठे हुए हो। अच्छा, कुछ कहो वंदे मातरम पे, आजादी वगैरह याद दिलाओ तो इनके भक्त आ जाते हैं कहने के लिए कि अभी की बात करो, और अभी की क्या बात करनी है? अभी आप वंदे मातरम आधा गाइए, पूरा गाइए, कोई रोकने वाला है? बिल्कुल नहीं। बात तो आजादी के पहले ही थी ना, वंदे मातरम तो आजादी के पहले का मामला है। और एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं कि वंदे मातरम पे हमने बात भी की थी, जो टीसीएच चैनल है उस पर हमने उज्ज्वल भट्टाचार्य से बात की थी। वंदे मातरम लिखने वाले जो व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी, वो अंग्रेजों के शासन में डिप्टी कलेक्टर थे। जो पूरा आनंद मठ उपन्यास है वो मुसलमानों के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। उसी उपन्यास में ये गीत है जी जी। तो जो पूरा उपन्यास मुसलमानों के खिलाफ होगा उसमें एक गीत होगा जो बेसिकली देवी वंदना था। जी जी जी। और उसका एक हिस्सा वंदे मातरम, केवल पहला जो वंदे मातरम था वो भारत माता से जोड़ लिया गया और वो नारा बन गया। अब उसके बाद जब गीत गाने की बात चली कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में गीत गाया जाए, तो बंगाल के लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा गया, सुभाष बाबू से कहा गया, इन लोगों से कहा गया कि आप लोग बैठिए, बात कीजिए और तय कीजिए कि क्या गाया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने फैसला दिया कि जो पहले 2 बंद हैं उनको गाया जाए, वो देश के साथ जुड़ते हैं और किसी धर्म की बात उसमें नहीं आती है, तो वो 2 बंद गाए जाते थे। बाकी वंदे मातरम नारा था, पूरा गीत कोई नहीं गाता था। और आनंद मठ आप पढ़ेंगे तो वो मुसलमानों के खिलाफ है, जिसके आखिर में ये कहा जाता है कि अंग्रेजों से लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। और वो अंग्रेजों के डिप्टी कलेक्टर थे, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ होता उनकी नौकरी छीन ली गई होती। उनकी नौकरी कभी नहीं छीनी गई, वो शानदार अपनी नौकरी करते रहे। इसका मतलब अंग्रेजों को उस पूरे गीत से कोई परेशानी नहीं थी। जब उसका वंदे मातरम नारा बन गया, वंदे मातरम का नारा लगा के देश की बात की जाने लगी, तब अंग्रेजों को परेशानी हुई। और इसीलिए आरएसएस वालों ने कभी वंदे मातरम का नारा लगाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो। और आज उनके जो लोग हैं वो पूरे देश को देशभक्ति सिखा रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि जिन्होंने आजादी के पहले वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया और आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया, जिनके दफ्तर पे तिरंगा नहीं फहरा बरसों बरस और जबरदस्ती तिरंगा फहराने पे लोगों को जेल भेज दिया गया, केस कर दिया गया, वो देशभक्ति सिखाएंगे? शर्म आनी चाहिए। सर, ये जो आपने ये तथ्य कहा, मुझे लगता है दर्शक इस तथ्य को काफी, मैं भी आज इस तथ्य से रूबरू हुआ सर के साथ, और ये बात चल रही है कि बीच में निशिकांत दुबे खड़े होकर के संसद को रोकते हैं जब गोगोई इसका जवाब दे रहे होते हैं। उसे मुस्लिम लीग की बात आती है कि मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया। अरे मुस्लिम लीग तो गद्दार थी ही, मुस्लिम लीग तो विभाजन मांग रही थी। मुस्लिम लीग से हमारा क्या लेना देना? मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान जी। मुस्लिम लीग से हमारा क्या लेना देना? मुस्लिम लीग से हम क्यों उम्मीद करेंगे कि वो वंदे मातरम का नारा लगाए? आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना आरएसएस वाले, तो आप बताइए आपने कब नारा लगाया? मुस्लिम लीग से हमें क्या लेना देना? जिन्ना की मजार पे तो अडवाणी गए थे, अडवाणी के अलावा कोई नेता आज तक भारत का गया ही नहीं है जिन्ना की मजार पे। वो तो जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ा के आए थे और कहे थे जिन्ना सेकुलर थे। तो आप ही लोग मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट देते हो, आप ही लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में सरकार चला रहे थे। मुझे बताइए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कब सरकार चलाई है? सरकार तो आप लोग मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे, दोस्त तो आपके थे। जी जी। गोडसे मुस्लिम लीग को तो नहीं गोली मारने गया, गोडसे ने किसी मुस्लिम लीग के नेता को तो नहीं गोली मारी। लियाकत अली खान को तो पाकिस्तान में गोली मारी गई। आरएसएस के लोगों ने, या फिर चलिए मान लेते हैं सब छोड़ देते हैं, इनका जो आइकन है गोडसे, जिसको ये अपने आइकन की तरह पेश करते हैं, जिनको इनके मंत्री एमपी जो है कई बार कहते रहते हैं, पिछली बार प्रज्ञा ठाकुर और कौन कौन तारीफ करते रहते हैं, उसने किसी मुस्लिम लीग के आदमी के ऊपर पत्थर क्यों नहीं चलाया? वो तो गांधी जी पे गोली मारने आया। इनकी मुस्लिम लीग से कभी दुश्मनी थी ही नहीं, तो मुस्लिम लीग का क्या लेना देना है? मुस्लिम लीग गई पाकिस्तान में, उसकी बात आज क्यों करनी है? बात तो उनकी करनी जो हिंदुस्तान के अंदर है। तो हिंदुस्तान के अंदर ये है, देशभक्ति के नए ठेकेदार हैं, ये जवाब दें कि भाई क्यों आज तक आपने ये बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि 1947 के पहले आपने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया?
1947 में आपने तिरंगा नहीं फहराया और आपके दफ्तर पे जो है 30 साल तिरंगा नहीं फहरा, क्यों? इसका जवाब दीजिए पहले। और इसी के बाद जो है गोगोई ने कहा कि आपके जो राजनीतिक पुरखे हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, हालांकि वो संसद का सत्र आप खुद सुन सकते हैं। और उतना ही नहीं, इन्होंने अपना गीत क्यों बनाया नमस्ते सदा वत्सले? हाँ, अलग बनाया। जब कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाता था तो इनके यहाँ नमस्ते सदा वत्सले क्यों चल रहा था? इनके यहाँ क्यों नहीं वंदे मातरम गाया गया? अब वंदे मातरम याद आ रहा है तो ठीक है, आरएसएस अब जो है नमस्ते सदा वत्सले को हटाकर वंदे मातरम को अपना गीत बना ले। ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। और ये भी मेरा दावा है कि जितने मंत्री संतरी हैं उसमें से कोई खड़ा होकर पूरा वंदे मातरम गा के सुना दे। मोदी जी पूरा वंदे मातरम बिना जो टेलीप्रॉम्प्टर देखते हैं देखे गा के सुना दे जी, तब तो मैं मानूं कि वंदे मातरम से प्रेम है। बंगाल चुनाव के पहले वंदे मातरम याद आता है। पिछली बार इनको याद आई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी याद आई, उसके पहले सुभाष बाबू याद आ गए थे। सुभाष बाबू का सब कागज निकलवाया, पता चला कि ये तो आरएसएस और हिंदू महासभा गाली दे रहे हैं, तो कागज दबा दिया गया। इस बार इनको वंदे मातरम याद आ गया। जी जी जी, तो सवाल तो काफी है। और सर जो हमने शुरुआत में कहा था कि 2 संसदें, तो एक तो मुजफ्फरनगर में आ गया है कि धर्म संसद हो रही है। देखिए, ये जितने धर्म संसद करने वाले हैं, जितने बाबा हैं, ये सब बीजेपी के एजेंट हैं। मैं बहुत साफ कहता हूं, ये सब बीजेपी के एजेंट हैं। ये सब बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। आप देखिए वो क्या है, लड़का धीरेन्द्र शास्त्री, जहां जहां चुनाव होता है, चुनाव के ठीक पहले वो मध्य प्रदेश में पहुंच गया था, छत्तीसगढ़ में पहुंच गया था, राजस्थान में पहुंच गया था, और अब चुनाव हो रहा है तो वहां पर पहुंच गया कलकत्ता में पाठ करने के लिए। तो ये इनके लोग हैं, इनके एजेंट हैं। ये धर्म का नफरत फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। चलिए फिर आपके सवाल जवाब हम लेते हैं, और कुछ आपने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं उनको भी हम शामिल करते चलते हैं। बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं हैं, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर से भी बहुत प्यारी प्रतिक्रियाएं। और हमें बताया कीजिए कमेंट में कि कहां से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि हमारे वीडियोस कहां कहां दुनिया देश में कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो बताया कीजिए कि किस जगह से आप कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत सर हम करते हैं अभी रसिया से भारत की जो समिट हुई, और उसको लेकर के दीपक अग्रवाल के उन्होंने एक जवाब के तरीके से दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो रूस ने भी सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। एक साहब और पूछ रहे थे जी जी, किसी डिप्लोमेट की किताब, बिसारिया की किताब पढ़ने के लिए मुझसे कह रहे थे कि रियल अगर मोदी को जानना है तो बिसारिया की किताब पढ़ो। भाई, रियल मोदी को मैं इस देश में रहता हूं और नेशनल इंटरनेशनल में जानता हूं, तो उसके लिए मुझे किसी डिप्लोमेट की किताब नहीं पढ़नी है। एक डिप्लोमेट दीपक वोरा की कहानी आज सुबह ही मैंने ट्विटर पर सुनाई है कि उनका भ्रष्टाचार जब पकड़ा गया, सीबीआई जब जांच करने वाली थी, वो न्यूज लगा दीजिए, सीबीआई जब जांच करने वाली थी तो अचानक देशभक्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी के भक्त हो गए। तो डिप्लोमेट्स में मेरा इतना भरोसा नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया और दुनिया में एक भी देश का आपको सपोर्ट नहीं मिला, यहां तक कि रूस का सपोर्ट नहीं मिला, जिसको एक दर्शक, क्या नाम बताया आपने उनका? दीपक अग्रवाल जी, जिसको कोट कर रहे हैं कि रूस तक का सपोर्ट नहीं मिला। तो आप कितने बड़े डिप्लोमेटिक फेल्योर हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर से ही साबित हो गया। इसके लिए मुझे किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सर इसी को लेकर के एक अब्दुल वहीद जी ने ये लिखा है, जैसे दीपक अग्रवाल ने जो सवाल किया है उसी को लेकर के आगे बढ़ाया है कि कुल मिला के इनका कहना यह है कि जो रसिया से मीटिंग हुई है, क्योंकि इससे पहले भारत अरे भाई, भारत को रशिया की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रशिया को भारत की जरूरत है, क्योंकि रशिया का माल कोई नहीं खरीद रहा है। मैं यूरोप का किस्सा सुना चुका हूं। मैं यूरोप गया था, वहां तालिन में देखा, एस्टोनिया में मैंने देखा, उसके बाद आपका फिनलैंड में देखा, जो बिल्कुल रूस से लगी हुई सीमाएं हैं कि रूस का माल नहीं आ रहा है, रूस का माल रोक दिया गया है। तो रूस अपना माल कहां बेचेगा? रूस को डॉलर की जरूरत है, तो वो आपको माल बेच रहा है, आप खाली दूसरा रूस को लेबर सप्लाई की जरूरत है। 15 लाख लोग मारे गए अभी तक जी, तो अब लेबर कहां से आएंगे? तो आप लेबर सप्लायर है। जब इजराइल में जंग चल रही थी, उनको लेबर नहीं मिल रहे थे, तो भी आपने लेबर यहां से भेजा। अब रशिया में लेबर भेजेंगे। एक बार किसी ने पुतिन से सवाल पूछा कि हमारे लड़के वहां पढ़ने गए थे, उनको जबरदस्ती आर्मी में क्यों शामिल कर दिया? हमारे लोग वहां पे नौकरी करने गए थे, उनको जबरदस्ती आर्मी में क्यों शामिल कर दिया? इस बात की गारंटी है कि जिनको आप मजदूर बना के भेज रहे हैं, पुतिन उनको 15 दिन की ट्रेनिंग लेके लड़ने नहीं भेज देगा। कोई गारंटी है? तो इसमें आपको क्या मिला है ये बताइए ना पहले। जी, आपको क्या हासिल हुआ है? जी, आपके 2 इंटरनेशनल व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी इसकी पिछले वीडियो में आपने कहा था कि आप देखते हैं, सराहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। आमिर हैं जो कि दुबई से मैसेज कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ एक रिगार्ड भेज रहे हैं। वी ऑल आर विद यू, योर डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। साहब नेपाल से भी थे कोई? हाँ, नेपाल से, और एक कतर के हैं सर, उनको भी जरूर इसमें शामिल करें। नेपाल से हैं हमारे साथ महेंद्र नाथ वर्मा जी, जो कि शेयर करते हैं आपके वीडियोस, और नमस्कार आपको पेश किया है। वर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अगर आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये वाकई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी,
और इसी के साथ साथ सर गुलजार जी हैं जो कि लिख रहे हैं कि मुझे यकीन है कभी तो असली फूल आपको पेश करेंगे आपके बाबरी वाले वीडियो पर। काफी जरूर आप बिल्कुल मिलिए, कभी दिल्ली आइए तो आप हमारा जो ईमेल एड्रेस है उस पर ईमेल कीजिए, जरूर कोशिश करेंगे हम मिलने का। और आज की बात खत्म करते हैं। ओमान में अगर हमारे कोई दोस्त हैं, हमारे देखने वाले हैं, तो मैसेज में कमेंट में जरूर बताएं। ओमान में हो सकता है बहुत जल्दी मुझे आना हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वहीं पर मिलूं। इसी के साथ हम ये बातचीत खत्म करते हैं और देखते रहिए और खूबसूरत प्रतिक्रियाओं के साथ आप अपने सवालों को हमसे जरूर पूछें, क्योंकि सवाल हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जन पत्रकारिता के पक्षधर हैं और जो जनता की पत्रकारिता है, खासकर आपकी, आप जो सवाल खोज कर लाते हैं, कभी कभी हम लोगों के भी दिमाग में वो चीजें नहीं आती। तो ये साथ बना रहे, ये प्यार आपका बना रहे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।